नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। पिथौरागढ़ में सोमवार को मुंशियारी महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी को भी मुख्यमंत्री धामी ने देखा। मुंशियारी महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंशियारी को लेकर कहा कि सार संसार एक मनुष्यार क्यों कहा जाता है, वो यही आकर समझा जा सकता है। मैं बचपन से ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित रहा हूँ और कुछ दिन यहाँ रह जाओ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुंशियारी जैसी जगह पूरे विश्व में मिलना मुश्किल है। सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी इस क्षेत्र की महान विभूतियों के पदचिन्हों पर चले। इन लोगों ने अनेक ख्याति प्राप्त की है जो हमें गौरवान्वित करती हैं। पूरे उत्तराखंड में मुंशियारी शिक्षा के क्षेत्र में ध्वजावाहक है। राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। आपको बताते चले, इस मामले में ही 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश और कैंट समेत एक दरोगा को हटाकर लाइन भेज दिया गया है। अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात कर दी गई है। बिना चेकिंग कोई नहीं निकलेगा। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए, राजधानी देहरादून में अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद जहां कुछ प्रदर्शनकारी राजभवन तक पहुंच गए, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें कैंट और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और राजभवन के बाहर यदि आप देखें तो ये पीएसी और थाने का पुलिस बल लगाया गया है। अभी तक आपको जो रोड खुला हुआ दिख रहा है, जो घंटाघर से कैंट रोड होते हुए सीएम आवास राजभवन को जाता है, अभी तो ये खुला है, पर ये थोड़ी देर बाद यानी आज से ये 0 जोन हो जाएगा। इस मार्ग पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआईपी, सिक्योरिटी या वो ऑफिसर्स जा सकेंगे जिनको बुलाया जाएगा। ये सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया है और ये जवान पहुंच चुके हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि वाहन को किस प्रकार से रोकना है, आपात स्थिति में कौन कौन से वाहन जा सकेंगे। यहाँ थाना पुलिस के अलावा पीएसी का बल भी आया है, जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले राजभवन पर और मुख्यमंत्री आवास के गेट पर भी तैनात रहेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। ये समझाया जा रहा है कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो क्या व्यवस्था करेगा। इनसे जरा समझते हैं। त्यागी जी, ये सड़क आप लोग बंद कर रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर, यहाँ से हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे ना, यहाँ से राइट में डाइवर्ट कर देंगे। राइट से डाइवर्ट होकर फिर बाहर निकल जाएगा एमएच होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने से। तो ये कौन से 2 आवास है जहाँ कोई वाहन नहीं जा सकेगा? ये 0 जोन कर दिया गया है पोर्शन ना। और यहाँ पर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। तो क्या आपात वाहनों को कुछ राहत मिलेगी? कोई इमरजेंसी होती है या एम्बुलेंस आदि को? हाँ, वो तो रहेगा ही, आपात वालों का तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं, शनिवार को दरअसल एक चूक भी हुई, यूं कहें, सुरक्षा में वीवीआईपीस की, लिहाजा ये निर्णय किया गया है। और ये दायरा इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि सड़क पर बेरोक टोक वाहन आते जाते थे और पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर रातों रात ये फैसला लिया गया और आज से मार्ग 0 जोन हो जाएगा। यानी यदि आपको कैंट में आना है तो राजभवन से ठीक पहले आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और अब आप राजभवन मार्ग और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर सीधे अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसाऊनी का कहना है कि संविधान ने विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। की बात है कि संविधान जिस बात की इजाजत विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाजत है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय, विधानसभा घेराव की हमें इजाजत है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथ ही 52 दिनों से अंकिता के
हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से क्षुब्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा 100 धारा 144 लग जाती है राजभवन और मुख्यमंत्री आवास वाले क्षेत्र में। 7 तालों में बंद किसको रहना पड़ता है? जिसके मन में कुछ काला हो, जिसने कुछ काला किया हो। उत्तराखंड की जीडीपी दोगुना करने की दिशा में राज्य सरकार के साथ मैकेंजी ग्लोबल कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारियों के सचिवालय में सचिव स्तर के अफसरों के साथ बैठक शुरू हो गई है। सोमवार को पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार और केंद्र की स्कीम पर चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है। अंकिता हत्याकांड पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी ना चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को बताए। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कोई अभी जेल से बाहर नहीं आया है। और जहाँ तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है, कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने, और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को देहरादून के प्रीतम रोड स्थित डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र में पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा भाई वीर सिंह जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य सदन में रखे सिख साहित्य की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हम सबको गुरु नानक जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, जिसमें करुणा, मानवता के बारे में बताया गया है। राज्यपाल ने कहा कि भाई वीर सिंह जी ने अपने विस्तृत शोध के माध्यम से सिख साहित्य से उल्लेखित मानवता, भाईचारा, करुणा, सेवा जैसे गुणों के महत्व को स्थापित किया है। राज्यपाल ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि वीर सिंह जी के सोच, विचार और धारणा को आगे बढ़ाया जाए। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित छात्रों ने अधिष्ठाता प्रशासन का घेराव किया और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय और प्रदेश सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा है। छात्रों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इन लोगों ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे किया और पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ धक्का मुक्की किया, और ये धक्का मुक्की करने से हमारी आवाज़ को दबा तो नहीं पाएंगे। कॉलेज प्रशासन का तो कहना ये है कि हम, अगर सरकार कहती है कि चुनाव कराओ तो कॉलेज प्रशासन उसके लिए तैयार है। यहाँ रिजल्ट भी आने शुरू हो गए और यहाँ सारे प्रवेश भी हो चुके हैं। और सरकार, मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अभी, क्योंकि उनके सारे छात्र संघ के पदाधिकारी उनके हारने वाले हैं, उनको पता है पहले से कि उनकी संगठन की बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए उनको लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव न कराया जाए तो अच्छा है। अगर 1-2 दिन में अगर यहाँ क्या कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है, अगर हमको तिथि दिया नहीं जाता है, तो हम स्कूल हम चक्का जाम करेंगे, सड़क में उतरेंगे और स्कूल भी बंद कराएंगे, और विश्वविद्यालय तो बंद रहेगा ही रहेगा, और सारे जितने भी सरकारी स्कूल है उसको भी बंद कराएंगे। इन लोगों ने
डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियनों के पदाधिकारियों ने लेंस डाउन चौक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन किया। यूनियन से जुड़े लोगों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया है। आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। लेकिन हमारे ऑटो विक्रमों को शहर से बाहर करने की जो इन्होंने योजना बनाई है, उसका ऑटो विक्रम महासंघ घोर विरोध करता है। और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो खोला गया है, उसके लिए जो जब तक अन्य ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर नहीं खोले जाते, तब तक जो है पूर्व की भांति जो है फिटनेस हमारी की जाए। हम इसका घोर विरोध। 1 दिसंबर को भगवानपुर थाना क्षेत्र की चांद कॉलोनी में अनाज की टंकी में मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की जेब से पुलिस को एक कंपनी का कागज मिला था, जिस आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई और परिजनों से संपर्क कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के बाद मृतक के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची, जिससे पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जयपुर, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हुए हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। तुर्ती थाने को कि जो है एक जो है शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार है। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कंपनी में कर्मचारी था, अलग अलग टीमें भेजी गई। तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। सूचना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मदन नेगी शाखा टिहरी से करीब 4 करोड़ रुपए के गबन मामले में पुलिस ने हरियाणा से बड़े सट्टेबाज सौरभ सुखेजा को गिरफ्तार किया है। सौरभ हरियाणा के पंचकुला में रहता है। पुलिस ने उसे पंचकुला से ही अरेस्ट किया है। एएसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते सितंबर महीने में यूनियन बैंक की मदन नेगी शाखा टिहरी में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए गबन की बात सामने आई थी और इस मामले में बैंक मैनेजर अविनाश कुमार ने नई टिहरी कोतवाली में एक तहरीर भी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। और इस मामले में पुलिस ने बैंक के 3 अधिकारियों राहुल शर्मा, सोमेश डोभाल और मदन सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों से जब पूछताछ की गई तो इस गबन की परत दर परत खुलती चली गई। पूछताछ में मदन सिंह ने पुलिस को सट्टेबाज सौरभ सुखेजा निवासी पंचकुला हरियाणा के बारे में जानकारी दी। सौरभ सुखेजा बड़ा सट्टेबाज है, जिसके खाते में तीनों आरोपियों ने करीब 85 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सौरभ सुखेजा को ट्रेस किया और हरियाणा के पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी ऑनलाइन सट्टे का एक्सपर्ट है। लगभग 85 लाख रुपए डाले गए थे और ये ज्ञात हुआ है कि ये मेन हैं जो सट्टे पे पैसा लगाते हैं। तो हमारी टीम द्वारा सर्विलांस करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हरियाणा में जाके इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है और एक आईफोन बरामद हुआ है, जिसमें बहुत सी डिटेल हैं। ये आगे इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि इन डिटेल में हमें और क्या मिलता है। खाते में लगभग 85 लाख रुपए। ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीनों लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। 2 आरोपियों पर हरियाणा में डकैती और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने बेरोजगार होने की वजह बताते हुए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में लूट की वारदात करने की नीयत से आने का जुर्म पुलिस के सामने कबूल किया है। हरियाणा पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि प्रवीण के खिलाफ पलवल में डकैती और पंकज के खिलाफ गुड़गांव में हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है। गौरव के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने वारदात से पहले आरोपियों के पकड़े जाने पर पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है।
अधिकारियों को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम विवेचना की जाए। सितारगंज पुलिस ने झपट्टा मारी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक किशोर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सितारगंज में लगातार लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस ऐसे में एक्शन मोड में दिखाई तो दे रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कि 3 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया यहाँ पर कि 2 लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरे मोबाइल को छीन के ले गए। छिटकुल क्षेत्र का है ये, हमारा सितारगंज क्षेत्र में। तो इसमें मुकदमा लिखा है 3 तारीख को और इसमें टीम गठित की गई थी। टीम में जो है चौकी प्रभारी जो है छिटकुल उसको चंदन मिस्त्री को भी लगाया गया था, 2-3 सिपाही और लगाए थे। तो कल इसको पकड़ लिया है। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है और इसमें से एक नाबालिग है और बालिग है कि फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।